दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं हमारे छोटे चैनल पर आप सभी का। जो भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चलिए हम आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि जो हॉलीलैंड के एंसेस्टर थे और उनके जो साथी थे उन सभी ने मिलकर जियांग चेन के अड्डे पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वहाँ पर कुन यूनजी और एम्परर उस वक्त मौजूद होते हैं और कुन यूनजी और एंसेस्टर के बीच में फाइट चल रही होती है। तो जो एम्परर होता है वो काफी ज्यादा मजे उठा रहा होता है और उसके एक्सप्रेशन देख के काफी ज्यादा लग रहा होता है कि ये क्या सोचने में लगा हुआ। तभी मन में सोचते क्या लगता है कि मुझे लगा था कि मेरी और हॉलीलैंड के जो लॉर्ड है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग बराबर ही होगी, लेकिन अब जरा देखो तो जरा मैंने उस हॉलीलैंड के जो लॉर्ड है उसे कितनी आसानी से सप्रेस कर दिया है, क्योंकि अब मैं पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद से पावरफुल बना हूँ, बल्कि मैं जो हमारे सीनियर है उन्होंने मुझे ये बहुत ज्यादा पीयरलेस स्वॉर्ड दी है, उसी कारण मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। भले ही मुझे पता है कि इस स्वॉर्ड को हासिल किया मुझे सिर्फ एक दिन गुजरा, लेकिन ये स्वॉर्ड आखिरकार मेरे पोजीशन में जो और मेरे पास ये स्वॉर्ड रहने के कारण एक दिन के अंदर अंदर जो मेरा स्वॉर्ड इंटेंट है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा नरिश हो गया है और स्वॉर्ड डाव को मैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तभी एंसेस्टर उससे क्या लगता है कितनी सरप्राइजिंग वाली बात है, मैं यहाँ पर कुन यूनजी को इतनी ज्यादा जल्दी तरीके से हरा सकता हूँ। और इस समय पर कुन यूनजी की जो वेटिलिटी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक चुकी है और बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अब वे मेरा अपोनेंट नहीं है। तुमने वाकई में मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट किया, लेकिन फिर भी तुम आकर मुझसे हार ही गए। अब तुम्हारे पास समय आ चुका है कि तुम अपने उस सीनियर को जल्दी से बाहर बुलाओ। ये बात सुनने के बाद एम्परर गुस्सा करते हुए उससे क्या लगता है, देखो तो जरा कितना बड़ा मुंह चलाने में लगे हुए हो। अगर तुमने जबरदस्ती इस घर में घुसने की कोशिश भी की तो जैसा ही कुन यूनजी ने तुमसे पहले ही कह दिया है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है अभी। और दूसरी तरफ जो यूए यांग होती है वो मन में सोचते कह रही होती है कि मुझे किसकी मदद करनी चाहिए, और तभी वे अपना डिसीजन ले लेती है। ये सब बातें सुनने के बाद और कह लगते हैं इस बारे में भूल जाओ, मैं इन लोगों की फाइट के बीच में इंटरव्यू नहीं कर सकती, मैं इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं, मैं साइड में खड़ी होकर इनके मजे लूंगी, आई मीन देखूंगी और कुछ नहीं। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर भड़क पड़ता है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन 8 ट्राइग्राम फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है और उससे क्या लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं उस सीनियर की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, मैं खुद जाकर चेक करूं। और जरा देखो तो जरा ये आखिरकार मेरी कल्टीवेशन को किस तरीके से तोड़ता है, ट्रिपल करता है, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और कुन यूनजी की तरफ आके गोले फेंक देता है। तभी हमको आते हुए दिखाया जाता है वहाँ पर और एक जोरदार धमाका होता है और हमें पता चलता है कि वे और कोई नहीं बल्कि मैं एम्परर उसकी फाइटों के बीच में आ चुका है उस एंसेस्टर की। और एम्परर अपनी मैजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारी स्वॉर्ड को वहाँ पर बुला देता है। वो कम से कम 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक होती है। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर और भी एक्साइटेड से भर जाता है क्योंकि उसे फाइट करना बहुत पसंद था और वो अपने आके गोले को और ज्यादा बड़ा कर लेता है और अपनी ड्रैगन की प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण वो 10,000 स्वॉर्ड थी उससे वो एंसेस्टर बच जाता है और उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद एम्परर कभी डर जाता है और मन में सोचते क्या लगता है सिद्ध, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी बड़ा काम है। ये यू शेंजी के मुकाबले में कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस हॉलीलैंड के एंसेस्टर को हमारे सीनियर का जो आराम है उसे डिस्टर्ब नहीं करने दे सकता। और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकलता है और मन में सोचते क्या लगता है अगर मैं इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूँ इसे हराने के लिए तो क्या होगा। खैर मैंने इस स्वॉर्ड की पूरी पावर को फुली तरीके से कॉम्प्रीहेंड नहीं किया अभी तक, लेकिन फिर भी ट्राई करना तो बनता है। लेकिन जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तो जो स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथ को वापस से खा जाती है। ये देखने के बाद एम्परर डर जाता है और अपने हाथ को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो इतनी ज्यादा दूर तक टेलीपोर्ट होता है ऐसे पोज बनाते हुए कि जैसे कि ये अटैक करने में लगा हुआ है। और हॉलीलैंड के एंसेस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है, या मेरा मजाक बनाने में लगा हुआ है। और वो देखता है कि यहाँ पर उसे एक ओपनिंग मिल चुकी है और वो अपनी चुपके से अटैक कर देता है तो जलाने के लिए। लेकिन ये देखने के बाद जो एम्परर होता है वो तो गुस्सा हो जाता है और साथ में जो स्वॉर्ड होती है वो भी भड़क जाती है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरीके से आग में जलाने की। और मैं बताया था कि जिसने भी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स को यानी कि वीडियोस को देखा हुआ है उसमें साफ साफ कहा गया है कि मैं एक वुडन स्वॉर्ड हूँ। और इस समय पर मेरा दिमाग बहुत ज्यादा सनका हुआ है और बहुत ज्यादा अपसेट महसूस हो रहा है। जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ तब मुझे कोई ना कोई आकर डिस्टर्ब ही कर देता है और ये सेकंड टाइम हो रहा है मेरे साथ जब से मुझे सीनियर के द्वारा बनाया गया है, मेरे मास्टर के द्वारा। और वो स्वॉर्ड उससे क्या लगती है, ह्यूमन मेरी बात सुनो, मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा जो साथ जो लास्ट एक्सपीरियंस होता है उससे लेकर तुमने अभी तक कुछ भी ना सीखा और मुझे डिस्टर्ब होना दूसरों के द्वारा बहुत ज्यादा नापसंद है। और तो और ह्यूमन के फिंगरप्रिंट और उसकी खुशबू मेरे ऊपर पड़े ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें उस वक्त जाना तो नहीं देना चाहती थी तुम्हारे हाथ को खाने के बाद, लेकिन लास्ट टाइम जो स्मेल मुझे आई थी उसके कारण मेरा जो कल्टीवेशन लेवल था वो काफी मात्रा में बढ़ गया था, तो इसलिए कुछ समय के लिए मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उस समय पर मैंने तुम्हें ऐसे ही तुम पर दया करके छोड़ दिया था। और मैंने लेकिन इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जब मैं यहाँ पर वापस से जाऊंगी तो तुम मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दोगे। ये बात सुनने के बाद जो स्वॉर्ड अपना असली रूप दिखाती है और उससे क्या लगती है कि तुम सच में मरना चाहते हो और जिंदा नहीं रहना चाहते क्या, और एम्परर को डरा देती है और एम्परर के पसीने छूट जाते हैं। तभी स्वॉर्ड उससे क्या लगती है लेकिन जो सामने अभी मेरे बंदा खड़ा हुआ है वो और भी डिटेस्टेबल है और मैं उसे अब सहन नहीं कर पा रही हूँ। और तो और उसने मुझे जलाने की कोशिश भी की है और जो मेरे मास्टर है, मेरे क्रिएटर है, उनके खिलाफ
इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसके मन में कुछ ना कुछ तो बुरा चल रहा है। तो आज और इस समय के लिए मैं तुम्हारे साइड में रहूंगी और मुझे ये भी पता है कि तुम उस बंदे को नहीं हरा सकते, तो मैं अपनी पावर तुम्हें देती हूँ उधार। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, मेरी पावर इस्तेमाल करने के लिए एक कंडीशन को तुम्हें फुलफिल करना होगा। और जैसे ही वो उसको अपनी पावर देती है जो स्वॉर्ड, तो जो एम्परर होता है वो अंदर से टकला हो जाता है और वो वन पंच की मैन भी इसके सामने कुछ ना लगे इतना टकला हो जाता है और उसकी पावर एकदम से बढ़ना चालू हो जाती है। और एम्परर इसको देखकर कह लगता है ये तो वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं है। और जब एम्परर की पावर इस तरीके से बढ़ रही होती है तो वो हॉलीलैंड का जो एंसेस्टर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और सोच रहा होता है कि अगर ऐसे तो चल के आ रहा है। और एम्परर उस वुडन स्वॉर्ड को पकड़ता है और उससे क्या लगता है ये वुडन स्वॉर्ड जो कि मुझे सीनियर जांग चैन के द्वारा दी गई थी, ये तो वाकई में एक पीयरलेस डिवाइन स्वॉर्ड है। और तो और ये इनविजिबल स्वॉर्ड इंटेंट को कंटेन रखती है और जो भी इस स्वॉर्ड को पकड़कर चलाएगा वो इस दुनिया का में इनविजिबल बन जाएगा सीनियर जांग को छोड़कर। और तभी वो स्वॉर्ड को रैंडमली घुमाना चालू कर देता है और जैसे ही वो स्वॉर्ड को रैंडमली घुमाता है तो उसमें से एक बहुत 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 बड़ा टाइगर बाहर निकल पड़ता है, जिससे कारण उसका जो छोटा सा ड्रैगन होता है वो तो वैसे ही निकल जाता है और एंसेस्टर की ऐसी हो जाती है और एक अटैक में ही उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो स्वॉर्ड का इतना पावरफुल अटैक था, बस एक छोटा सा अटैक। और तभी कोई उसे देखकर कह लगता है कि अभी जो एम्परर के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो सीनियर जैंग के द्वारा दी गई थी और जिस पर्सन को तुम डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो वही वो बंदा है जिसने इस स्वॉर्ड को बनाया है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे। और तभी दूसरी तरफ एम्परर को दिखाया जाता है जहाँ पर स्वॉर्ड उससे कह रही होती है कि तुम मुझे हर रोज ऑयल पिलाओगे और मेरी पॉलिश करोगे और तो और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा अरोमा भी बहुत ज्यादा पसंद है। एम्परर तो कभी फैन हो गया स्वॉर्ड का। और जब एंसेस्टर बुरी तरीके से हार जाता तो कोई उसे कह लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें हारने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। और उससे एम्परर से कह लगता है वो एंसेस्टर तुम ग्रेट एम्परर कहेंगे, तुमने एक डिवाइन वेपन के लिए अपने सर को झुका दिया है और तुम कुत्ते की तरह उसको सर्व करने के लिए तैयार हो। तभी वो कुंजी से पूछने लगता है आखिरकार तुम्हारे रुकने का क्या कारण है यहाँ पर। और तभी कुंजी एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और उससे कह लगता है सीनियर ने मुझे सेकंड लाइफ जीने का तरीका सिखाया है। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर उससे कह लगता है क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें सेकंड लाइफ जीने का तरीका मिल गया। कोई यूनजी तुम इस तरीके के मजाक मुझसे नहीं कर सकते, तुम्हें समझ में आया? तुम्हें पता भी है कि सेकंड लाइफ जीने का मतलब क्या है? यहाँ तक कि हमारे इस हॉली लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसे कई सारे हॉली लैंड है जिनके एंसेस्टर ने भी इस चीज को बिल्कुल अचीव नहीं किया। तो आखिरकार तुम्हें उस बंदे के द्वारा कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद जो कुंजी होता है वो अपने जवानी के फॉर्म में आते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम जो भी सोचना चाहो सोच सकते हो, लेकिन बात यह सही है और मुझे उस सीनियर के द्वारा वाकई में सेकंड लाइफ जीने का यह तरीका मिल चुका है और इस वक्त यह तरीका मेरे हाथों में है। और बात रही तुमने जो अभी भी कहा कि जो सीनियर मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं और पूरे के पूरे या फिर यून दिया यानी कि इस एम्परर को और हम उसके लिए एक थक की तरह काम कर रहे हैं, तो तुमको ज्यादा ही सोचने में लगे हुए। हम यहाँ पर अपनी इच्छा से रुके हुए हैं। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर कह लगता है क्या ऐसा सच में है कि ये अपनी इच्छा से यहाँ पर रुकी हुई है और सीनियर के द्वारा इसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? अभी तक इस बंदे के द्वारा जो डिवाइन वेपन लाया गया था उसने पूरी तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया है और जितना मैंने सोचा था ये पर्सन उससे भी ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। तो ये मेरे लिए ज्यादा बेटर लगा कि अगर मैं इतनी ज्यादा रेकलेसली काम ना लूं और जहाँ से निकल लूं फटाफट से और अपना फाइनल कार्ड बचा कर रखूं। वहाँ पर हमें घर वापस जाना चाहिए और इसके बारे में लंबे समय तक सोचना चाहिए। यहाँ पर कई सारे अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स हैं। तभी जीतवान अपने फादर एम्परर से पूछने लगता है कि फादर हमारी जो फाइट थी वो खत्म हो गई? तभी एम्परर उससे क्या लगता है हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर मैंने इस बात के पहले से सोचा होता तो मुझे इतना ज्यादा समय ही लगता है इसे खत्म करने में। इसे काफी देर समय हो चुका जब से सीनियर जागे हुए हैं और काफी लंबी बैटल चलने के बाद इस जगह पर फाइनली शांति आई। यहाँ पर युल्लान अपने ग्रैंडपा से पूछ रही होती है कि हमारी फाइट खत्म हो गई। तभी कोई यूजी कह लगता है हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं काफी थक चुका हूँ तो मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। और तभी युल्लान मन में उससे पूछने लगती है अपने ग्रैंडफादर से कहते हुए मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि तो हमारे जो ग्रेट एम्परर है वो अचानक से इतने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और सारे के सारे सिचुएशन को रिवर्स कर देंगे। यहाँ तक जो सीनियर एंसेस्टर है हॉलीलैंड के उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो एम्परर के पास स्वॉर्ड थी उसकी जो स्वॉर्ड क्यू थी उसने वाकई में उस एंसेस्टर को वाकई में शॉक कर दिया बहुत। और इस बात से तो कोई यूजी भी एग्री होता है और वहाँ पर इस बात से नाराज होकर वो वहाँ से चला जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी सेकंड लाइफ के जीने के तरीके के बारे में प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। और जब युल्लान अपने ग्रैंडपा को इस तरीके से गुस्सा होते जाती है देखती तो वो कह लगती है कि मैंने इनसे कुछ गलत कह दिया। और तभी वो जीजुआन की तरफ देखे लगती है। यहाँ पर वो देखती है कि जो जीजुआन है वह अभी भी सफाई करने में लगा हुआ है और जो एम्परर होते हैं वो तो पहली फुर्सत में निकल गए होते हैं। और जीजुआन इस वक्त काफी तो गुस्सा हो रहा था और कह रहे होते हैं फादर तुमने यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी मचा रखी है और मुझे साफ करना पड़ेगा, ये गलत बात है। और दूसरे पर एम्परर को जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर जो स्वॉर्ड होती है वो भी उस एम्परर के साथ चली गई होती है और मन में सोचते कह रही होती है कि जब से मुझे मेरे क्रिएटर के द्वारा क्रिएट किया गया है तब से ऐसा पहली बार है जब मैं उनके यहाँ से उस छोटे से घर से बाहर निकल कर आई घूमने के लिए। ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड है इस फॉर्म में घूमना। जरा मुझे देखो तो जरा अब मैं ह्यूमन फॉर्म में आ जाती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी लोली वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है एक नई लोली की जो कि एक स्वॉर्ड होती है। भाई इससे बकचोदी करोगे तो तुम्हें छेद के रख देगी, समझ में आया? तो स्वॉर्ड के साथ मजाक ना करो
तो ये तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हारी जिंदगी के लिए भी। और जो स्वॉर्ड होती है वो बाहर आने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और वो कह रही होती है मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। ये बात एम्परर को समझ नहीं आ रहा होता और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कौन है, अभी तो ये ना थी मेरे साथ। और स्वॉर्ड उससे कह लगती है यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें जो तो कभी बिल्कुल भी नहीं देखी इससे पहले, टकले अंकल तो आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और जो टकले अंकल एम्परर होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं क्या क्या तुम वही स्वॉर्ड हो जिसे मेरे साथ ले जा रहा था मैं। और तभी ये स्वॉर्ड होती है वो उससे कह लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे स्वॉर्ड के रूप में घूमने में मूव करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, इसलिए मैंने ह्यूमन फॉर्म ले लिया है और ये मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी महसूस हो रहा है। चलो हम दोनों के दोनों मिलकर एक नए एडवेंचर की तरफ चलते हैं। और वह स्वॉर्ड इस समय पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है अपनी लाइफ को। भाई स्वॉर्ड है लेकिन भाई जिंदगी तो उसकी है। दूसरी तरफ जो एम्परर होता है वो मन में सोचते कह रहा होता है सीनियर आपने किस तरीके का वेपन बना दिया, आपको पता भी है कि आपने एक मैजिकल वेपन क्रिएट कर दिया है और इसे देखकर तो मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि मुझे एक और ग्रैंडसन चाहिए जल्द से जल्द। तभी दूसरी तरफ हमें उस एंसेस्टर की तरफ दिखाया जाता है जो कि एंसेस्टर और सैन युंजी और वहाँ से यूए वहाँ भागते हुए जा रहे होते हैं और वो एंसेस्टर से कह रहे होते हैं आखिरकार हम लोग अचानक से जगह को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। और एंसेस्टर वहाँ से काफी देर थक हार कर और फाइट में हारने के बाद चला जाता है और कह रहा होता है अगर हमें सच में उन लोगों से फाइट करना है फ्यूचर में तो हम इस तरीके से यहाँ पर हार कर नहीं जा सकते। और तो और अभी तक मैंने अपने लास्ट ट्रेजर का इस्तेमाल भी ना किया, पर मैंने इस समय पर उस मिरर का इस्तेमाल किया होता, असेंशन इमोर्टल मिरर का इस्तेमाल किया होता तो मैं आराम से कुन युंजी और एम्परर को सप्रेस कर सकता था। लेकिन उसके बाद क्या, उन दोनों को फेस करने के बाद तुम्हें पता भी है कि हमें किसे फेस करना पड़ेगा। और तब भी वह सीनियर जियांग चैन के बारे में सोचने लगता है और इमेजिनेशन में याद करता है कि किस तरीके से उसके सीनियर जियांग चैन हो वो कितना ज्यादा पावरफुल है और उसको देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है और कह रहा होता है मुझे हमें उससे भी ज्यादा खतरनाक पावरफुल बीइंग को सामना करना पड़ेगा। और तुम्हें पता भी है कि ये जो बंदा कौन है, ये बंदे ने कुन युंजी और यान के एम्परर को अपना सर झुकाने पर मजबूर कर दिया है और उसने उसे थक से बना दिया और कुछ नहीं है। तुम्हें पता भी है कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, मतलब है। और तभी यू यांग मन में सोचते कह लगती मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि हमारे जो एंसेस्टर है वह भी इस जियांग चैन से नहीं निपट सकते। उस लकड़ी के बने हुए घर का जो ओनर है वो वाकई में इतना पावरफुल है, यहाँ तक कि एंसेस्टर और होली लॉर्ड का जो कल्टीवेशन है उसके साथ भी वे कुछ नहीं कर पाए। जब लास्ट टाइम मैंने वहाँ पर विजिट किया था तब इतना ज्यादा बुरी हालत नहीं वहाँ पर नहीं थी। मैं इस बात को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती अगर इस तरीके से सब कुछ कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में क्या होने वाला है। समय पर हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस रहेगा कि भले ही हम पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड की फोर्सेस इकट्ठा ही कर ले। और वो एंसेस्टर से कहने लगते कि हम लोग इस तरीके से यहाँ पर इसे नहीं जाने दे सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी जो शैन होता है, लॉर्ड शैन होता है, वो उससे क्या लगता है कि उस छोटे से लकड़ी के बने हुए घर में जो बंदा रह रहा है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ तक कि जो अपना जो एसेंशन होली लैंड है हम उसके साथ पंगे नहीं ले सकते, लेकिन जो बंदा उस घर में रहने में लगा हुआ है वो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिलाने की ताकत रखता है और प्लान बनाने में लगा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो पूरी डायन डायनेस्टी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं करता और असेंशन होली लैंड को भी। और अभी की सिचुएशन देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अपने प्लान्स में सक्सेसफुल हो चुका है। और जब मैंने उस ग्रेट यान एम्परर के साथ फाइट की थी तो उसके पास जो स्वॉर्ड थी वो लगातार बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी मुझे दिए जा रही थी और सारा का सारा जो हमारे फाइट के बीच में जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस था वो सारा का सारा रीजन उस सीनियर के द्वारा ही किया गया होगा। और ये साइलेंटली पूरी की पूरी बैटल को कंट्रोल करने में लगा हुआ पीछे से। और वो एंसेस्टर के पसीने छूट जाते सोचते सोचते और क्या लगता है अगर उस बंदे ने सच में पर्सनली या कोई एक्शन लिया होता या लेगा फ्यूचर में तो वो सिर्फ असेंशन होली लैंड को ही नहीं बल्कि मैं पूरी की पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को लाकर रख देगा। अगर कैसे रहेगा कि हम पूरी की पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड की सारी मेजर फोर्सेस को इकट्ठा करें और सभी के सभी अदर सेट को भी एक साथ बुला ले। तो ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर से क्या लगता है मैं समझ सकता हूँ कि अगर तुम क्या कहना चाहते हो कि जैसा कि तुम जानते हो कि मैं अगर अपने असेंशन होली लैंड के बैकग्राउंड का इस्तेमाल करूँ तो उनमें से कुछ ऐसे भी लोग जो डर के मारे वहाँ पर जरूर आएंगे, मेरी बात जरूर सुनेंगे। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है अगर हम अदर कल्टीवेशन या फिर अदर साइड के साथ मिल गए रियल फाउंडेशन बनाने के लिए तो क्या वे मिलकर हमारे साथ फाइट करेंगे उनके साथ जहाँ पर आमने सामने की जो पार्टी को डिफरेंस है वो काफी गुना ज्यादा है। और तुम्हें लगता है कि अगर इतनी बड़ी फाइट होती है तो जो हमारा असेंशन होली लैंड है वो टिक पाएगा। ये बात सुनने के बाद जो यू यांग होती मन में सोचते कह रही होती है कि इस फाइट के अंदर तो और भी ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व होते जा रही है। मैं वाकई में इस चीज को इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहती थी, मैं तो बस अपने एंसेस्टर को एनकरेज करना चाहती थी ताकि वे इस मैटर को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन अगर ये पूरी की पूरे होली लैंड को इन्वॉल्व करती तो ये एक अलग कहानी बन जाएगी। और तो और मेरी जो सिस्टर है वो प्रॉपर्ली पूरी मतलब डीपली इन्वॉल्व हो चुकी है और वह सीनियर जियांग चैन को अपने सीनियर के तौर पर देखती है और ऐसा महसूस करती है जैसे कि उस बंदे ने न जाने इस पर कैसा फेवर कर दिया। और मेरी सिस्टर अभी भी कल्टीवेट करने में लगी हुई है असेंशन सेक्रेट रियलिटी में और अभी तक बाहर नहीं आई है। और जब वह उस समय पर अपने कल्टीवेशन को फिनिश कर लेगी तो वो डायरेक्टली जियांग चैन को ढूंढने के लिए जरूर जाएगी। और अगर ऐसा चलता रहा तो वो और भी डीप ट्रैप में फंसती जाएगी उसके, जिससे पहले कि मेरी सिस्टर उस अपनी कल्टीवेशन से बाहर निकल कर आए तो मुझे उसके लिए इस मैटर को जल्दी से सॉल्व करना होगा। सिर्फ मुझे अपनी सिस्टर के लिए नहीं बल्कि मैं पूरे की पूरे इस एंटायर कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए मुझे एंसेस्टर को मनाना ही होगा। और तभी एंसेस्टर से कहने लगती है कि मैं एंसेस्टर के इस आइडिया से बिल्कुल सहमत हूँ। अब जबकि जो सीनियर कुन युंजी और जो ग्रेट यान एम्परर है वो उस जियांग चैन के प्यादे बन चुके हैं
तो अगर हम हेजिटेट करते हैं तो यहाँ पर और भी फोर्सेस इन्वॉल्व होती जाएंगी, और ऐसा चलता रहा तो हमारी जो पूरी की पूरी पावर है वो और भी कम होती जाएगी और स्मॉल हो जाएगी, बल्कि में उसकी पावर दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें तभी मौके का फायदा उठा लेना चाहिए जब यहाँ पर हमारे पास चांस है। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर भी बात से एग्री होता है, उससे लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो शेंजी को बुलाता है और उससे लगता है कि एक बार हम वापस से अपने होलीलैंड में चले जाए तो इमीडिएटली सभी के सभी जो होली मास्टर्स है उन्हें कांटेक्ट करने का तरीका निकाल, और सभी के सभी वेरियस जितने भी होली लैंड सभी को बुलाओ, और बाकी के जो अदर डायनेस्टी के एम्परर्स है उनको भी बताओ, और सभी को असेंशन होली लैंड में बुलाओ, इनवाइट कर लो। ये बात जैसे ही जो यूई यहाँ होती है वो सुनती है, सरप्राइज हो जाती है, क्या लगती है कि तुम इतनी जल्दी मान भी गए एंसेस्टर। तभी एंसेस्टर से क्या लगता है कि इस मैटर के बारे में मैंने केयरफुली सोच लिया है, हमारे पास अभी भी मौका है, अगर हम इसे अच्छे ही ड्रैग करते रहे और छोड़ते रहे तो हमारे जीतने के जो चांसेस है वो और भी कम होते जाएंगे। तो हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए आखिर तक के लिए तैयार रहेंगे। और एक बात याद रखना कि हम लोग जो भी यहाँ पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं उसे दूसरों के सामने डिस्क्लोज मत कर देना, और ये सारा का सारा काम हमें सीक्रेटली करना होगा, वरना सब लोग हमारी बेइज्जती करेंगे। और तो और मन में सोचते हैं जो यूयांग होती है वो कह लगती है कि हमने अपने गोल को अचीव तो कर लिया, लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है वो और भी वियर्ड होती जा रही है दिन ब दिन। दूसरी हमें जियांग चन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि इतनी ज्यादा बुरी बात भी नहीं है, तुम दिन ब दिन प्रोग्रेस करती जा रही हो, लेकिन तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ स्किल्स के टर्म्स में है, लेकिन तुम्हारे लिए जो इम्प्रूवमेंट की सबसे लिए जो अच्छी बात है वह यह है कि तुम्हें इस बात में इम्प्रूव करना है कि तुम अपने दिल को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करती हो और अपने आप को किस तरीके से प्रकट करती है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम म्यूजिक थ्योरी में कितना सीख चुकी हो पास्ट में, लेकिन मैं तुमसे एक ही चीज कहना चाहूंगा और सिखाना चाहूंगा तुम्हारे टीचर होने के नाते कि तुम्हें अपने ही खुद के बनाए हुए पाथ पर चलना होगा, यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को याद रखना। और हमें युनलान को दिखाया जाता है जो कि लगी हुई है भैया बजाने में, अबे म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। तभी जियांग चन उससे कह लगता है कि मुझे पता है कि दूसरों जो पहले बजा चुके हैं उस चीज को सीखना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये तुम्हारे लिए एक ऑब्स्टिकल बन जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात को उस वक्त याद रखोगी। अगर तुमने उस समय पर इस एस्पेक्ट में बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया तो तुम इसके द्वारा अपने आप को ही चोट पहुंचाओगी, अभी नहीं तो बाद में, और तुम्हारे जो लाइफ की पूरी अचीवमेंट है वो रुक जाएगी। ये बात सुनने के बाद युनलान उससे कह लगती है जी मास्टर में समझ गई। और बात रही दूसरों की, और तभी वहाँ पर जो युनलान होती है वो अपने ग्रैंडपा को देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर उसके जो ग्रैंडपा होते हैं उसके थोड़े से बाल बीच के ब्लैक हो गए होते हैं, और हमें पता चलता है कि उसके जवानी के दिन भी आ गए। और युनलान उससे कह लगती है ग्रैंडपा आप पहले के मुकाबले में काफी यंगर दिख रहे हो, जवान दिख रहे हो। तभी ग्रैंडपा उससे कह लगता है बात तो सही है, मैं जब से उस हेल्थ वाली बुक को पढ़ने में लगा हुआ विलनेस वाली तब से मेरी विटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। ये बात सुनने के बाद जंक्शन उससे लगता है चलो अच्छी बात है, ये तो इस तरीके से हार्ड वर्क करते रहना तो हमें फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और बात करें जीजुआन के बारे में, जहाँ पर वो जीजुआन को देखता है तो पता चलता है और वो आकर कह लगता है सीनियर मैंने ऑलरेडी पूरी की पूरी एरिया क्लीन कर दिया है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो मैं और कर सकता हूँ आपके लिए। और जैसे ही जंक्शन आसपास का एरिया देखता है तो उसने कितनी चमका दिया होता है टकाटक से, और इस तरीके से काम करने के बाद कभी खुश हो जाता है जंक्शन। उसे क्या लगता है ये बच्चा तो वाकई में, ये अमीर बच्चा तो वाकई में काम करने में काफी एक्सपर्ट है। अब जबकि मैं वर्ल्ड में एंगेज नहीं कर सकता तो मैं इनके साथ ही रहना पसंद कर रहा हूँ, और ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मैं उनकी थोड़ी बहुत मदद ही कर पा रहा हूँ। बल्कि मैं मेरी जो प्रीवियस लाइफ थी इससे पहले की, मैं पूरी लाइफ पर बस बिजी रहा हूँ, लेकिन आखिर में मुझे कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन अब मेरी लाइफ दोबारा स्टार्ट करने का मेरे पास मौका है फिर से, तो मैं थोड़ा एलिगेंट बनना चाहता हूँ जैसे कि मैं अभी हूँ, जैसे कि सेकुलर लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और तभी हमें कुछ उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूलिंग होती है ना, जूलिंग लोली कहीं की, उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसका लास्ट डे होता है, और सिचुएशन के हिसाब से जियांग चेन ने उस जूलिंग का जो कंटेनर था वो बदल दिया है और उस कंटेनर के अंदर बिठा दिया जैसे कि पकाने में लगा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, बस ट्रीटमेंट कर रहा है और कुछ नहीं। तभी युनलान उससे पूछ लगती है ग्रैंडपा जो ट्रीटमेंट जियांग चेन कर रहे हैं सीनियर, क्या वो ये काम करेगा। तभी कोई उससे क्या लगता है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता होगा, ये भी मेरा पहली बार हो रहा है जबकि इतने ज्यादा स्पेशल साइड के ट्रीटमेंट को देख रहा हूँ। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे सीनियर की जो स्किल्स है वो आगे बहुत ग्रेट है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी होगी। चलो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ देखते हैं और एंजॉय करते हैं। और तभी कल्ड रन में से कुछ ना कुछ स्माइल लगती है, और जैसे ही वो ओपन करती है तो उसमें उसके कारण ओपन होने के कारण आसमान में विजन्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और पूरी की पूरी दुनिया कतई भाई साहब कतई कूल बन जाती है विजन्स के कारण। और जब जो कुंजी होता है ये देखता है तो कतई शौक हो जाते हैं और देखता है कि पूरा नेचर खिल उठा। और जियांगचन क्या लगता है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि हमारी जो प्रोसेस थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। तभी भी कल्ड रन धमाके से खुलता है और उसमें से हमें किसी को निकलते हुए दिखाया जाता है, और भाई कितनी कूल लग रही है। और निकलते निकलते नया माल आ रहा है, तैयार होगा इस देखने के लिए सभी लोग। अगर तैयार होना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी देखने को मिलेगा। और वहाँ पर हमें एक लड़की को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारी लोली जूलिंग है। और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है उस कल्ड रन में। ये देखने के बाद सभी लोग कतई शौक हो जाते हैं, लेकिन जंक्शन को तो कुछ भी नहीं, उसे तो बस सब कुछ नॉर्मल दिखने में लगा हुआ है। और कुंयुन जी के तो आंसू निकल पड़ते हैं ये देखने के बाद, और यहाँ पर जीजुआन होता है उसके भी आंसू निकल गए होते हैं इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस करने के बाद। और वो कह लगता है जरा देखो तो जरा कितनी ज्यादा ग्रेसफुल फेस है, आई मीन पोस्चर, और कितना ज्यादा आई कैचिंग ग्लो है।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एंट्री होती है हमारी नई ज़ूलिंग की, जिसके बाल पूरी तरीके से ब्लैक हो चुके हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन अब पूरे के पूरे बाल ब्लैक हो चुके हैं और हमें इस नई लोली के नए कपड़े और नए ड्रेसअप को दिखाया जाता है, जो कि देखने में कटिंग बवाल है रे बाबा। और यहाँ पर जो जियांग चैन होता है वो सभी से कह लगता है कि आखिरकार जो हमारा ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और ज़ूलिंग अपनी आंखों को खोलती है और कह लगता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है भाई, बिना किसी फ्लो के। दूसरी तरफ हमें युनलान को दिखाया जाता है जो कि ज़ूलिंग को गले लगा लेती है और जब दोनों के चार दो गुब्बारे आपस में भ्रमण करना चालू करते हैं तो एक महायुद्ध छिड़ जाता है दोनों गुब्बारों के बीच में। और हमें पता चलता है कि ज़ूलिंग के जो गुब्बारे होते हैं वो पहले के मुकाबले में बड़े हो चुके हैं, तो ये दोनों का हारना और दोनों के आमने सामने का युद्ध इतनी आसानी से समाप्त नहीं होने वाला है। और इनके गुब्बारों का युद्ध तो खैर इस तरीके से चलता ही रहेगा। हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ और युनलान ज़ूलिंग से पूरी लगती है, सिस्टर आपको कैसा महसूस हो रहा है? तभी से इसकी सिस्टर होती है ज़ूलिंग, उससे क्या लगती है मुझे तो बिल्कुल ठीक हूँ टकाटक। तभी युनलान उससे पूछ लगती है कि तुम्हें कहीं पर डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है? ज़ूलिंग उससे कह लगती है कि जब तक हमारे पास सीनियर की ब्लेसिंग है तब तक मुझे कुछ भी ना होने वाला, और मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी हेवनली इन सेविंग मर्डेंस की जो फीलिंग थी वो सारी की सारी गायब हो चुकी है और अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और तभी फाइनली उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी की बीमारी होती है वो ठीक हो चुकी है और वो ज़ूलिंग अपने पैरों पर घुटनों के ऊपर टिक जाती है और उससे कह लगती है कि आपने जो मुझ पर जो काइंडनेस दिखाई है, अपनी दया दिखाई है, उसके लिए मैं आपको अब दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि मेरी लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और ये भी नहीं सोचा था कि मैं पूरी की पूरी लाइफ में कभी कल्टिवेट कर पाऊंगी और पूरी की पूरी जिंदगी मुझे इसी क्रिपल होने के तरीके से गुजारनी होगी। और उसके ये बात कहते हुए आंसू निकल आए होते हैं। भाई वो सब छोड़ो, गुब्बारे देखो यार, कभी बवाल है भाई। नई लोली आई, नई ज़ूलिंग तो कभी बवाल है बवाल भाई। ड्रेसअप तो भाई छोड़ो यार, अब क्या ही बोला, अब नहीं जा रहे टीम में, हेंटा ही नहीं बनाना चाहते ना बच्चे लोग भी तो है अपने साथ। और वो रोते रोते उससे कहने लगती है कि तुम असली सीनियर आपके कारण मुझे सेकंड लाइफ मिली है और इसलिए मैं आपका बिल्कुल भी शुक्रिया नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं पूरी जिंदगी ना क्यों ना बर्बाद कर दूं, पूरी जिंदगी तुम्हें क्यों ना दे दूं। तभी जो जियांग चैन होता है उसके पास आता है, अपना हाथ बढ़ाता है और उससे कह लगता है कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब जियांग चैन उससे कहता है तो वो और भी इमोशनल हो जाती है और जियांग चैन उससे कह लगता है कि जैसा कि तुम जानती हो कि तुम मुझसे मिली, ये तुम्हारी किस्मत है और मैं तुमसे मिला, ये मेरी किस्मत है, तो सब कुछ यहाँ पर किस्मत के द्वारा ही चुना गया था। ये बात सुनने के बाद वो और भी इमोशनल हो जाती है और उसका चेहरा टोटली टमाटर लाल पड़ जाता है और कहने लगता है जियांग चैन जबकि तुम्हें सेकंड लाइफ मिल चुकी है तो तुम्हें इस सेकंड लाइफ का फायदा उठाना चाहिए और तुम्हें अपनी इस लाइफ को रिग्रेट नहीं करना चाहिए। तुम जो चाहे वे करो बिना किसी रिग्रेट के। ये बात सुनने के बाद ज़ूलिंग कहने लगती है जी सीनियर मैं समझ गई। और सीनियर से क्या लगता है कि अब यहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपनी स्टोर लगाने के लिए जा रहा हूँ और मैं जो घर की सुरक्षा है मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। यहाँ पर जो युनलान होती है वो उसके पास आती है और उसके गुब्बारों को चेक करते हुए उससे क्या लगती है कि आपको मुबारकबाद हो, आपके गुब्बारे भी पहले के मुकाबले में काफी तो बड़े हो चुके हैं, अब तो हम लोग युद्ध कर सकते हैं ना गुब्बारों वाला और हम मिलकर काम करेंगे अब। तभी जो कुंजुनजी होता है वो उससे कह लगता है लड़की जरा देखो तो जरा अपने आप को, तुम कितनी तरह एनर्जेटिक होती जा रही हो। और वो जब जीजवान को देखती है तो जीजवान से कह लगती है आखिरकार ये बंदा कौन है और वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देती है। तभी जीजवान होता है उसको चेहरा देखकर ऐसा पता चलता है कि तो लट्टू हो चुका है भाई ज़ूलिंग पर। लट्टू बोले तो भाई प्यार का मैटर है क्या रे बिड़ू। तभी ज़ूलिंग सारी की सारी सिस्टर को समझ जाती है और वो उससे पूछ लगती है सिस्टर युनलान सीनियर कुंजुनजी क्या मेरे जो अंकल लान है वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये बात सुनने के बाद दोनों सरप्राइज हो जाते हैं यार। और दूसरी तरफ हमें कहीं पर खून गिरते हुए दिखाया जाता है और कोई इस खून को स्मेल करने में लगा हुआ है और एक बंदे को दिखाया जाता है स्मेल करते हुए कह लगता है कि इस बंदे को यहाँ से भागे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, अब तुम मुझे उस जगह पर पहुंचाओगे जहाँ पर ये हमारी यंग मिस है यांग लान। और हमें पता चलता है अंकल लान की बात चल रही है यहाँ तो वीडियो और वो स्माइली मारता है और हमारी यंग मिस तक तुम्हें हमें पहुंचा कर ही रहना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल लान होते हैं उनको काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है, लेकिन वो फिर भी वहां से उड़ते हुए वहां से जा रहे होते हैं और उन्होंने सोचते कह रहे होते कि मेरी इंजरी से बाकी बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यंग मिस तक पहुंचना ही होगा। और कह रहा होता है कि यंग मिस चाहे कुछ भी हो जाए तो वापस नहीं जाओगी, अब वह जगह तुम्हारे लिए घर नहीं रहा। तभी हमें ज़ूगलैंड का कुछ सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कभी भयानक सीन दिख रहा है एक पल के लिए। तो कोई सीट पर बैठा हुआ उससे पता चलता है लीडर है, वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही है। और वहाँ पर उसके राजा उसके क्लैन के लीडर वगैरह होता है, उसको दिखाया जाता है कहीं चमन लग रहा होता है चाय वाला। यहाँ पर उसका चमचा आता है और उससे लगता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको हमने बुरी तरीके से घायल करने के बाद रिलीज कर दिया है और अभी की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि जरूर यंग मिस के पास जरूर जाएगा, लेकिन उसकी जो इंजरी है वो वाकई बहुत ज्यादा सीरियस है। तो मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि ये यंग मिस तक पहुंच पाएगा या नहीं। तभी ज़ूगलैंड का लीडर उससे कह लगता है वह जरूर पहुंचेगा। उसका कैरेक्टर देखकर मुझे बता सकता हूँ कि भले ही वो मर क्यों हो जाए लेकिन वो जाएगा जरूर। तभी उसका सर्वेंट उससे पूछ लगता है माय लॉर्ड आखिरकार आपने यंग लान को जाने क्यों दिया, भले ही बिना उसकी मदद के आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा यंग मिस को ढूंढने में। तभी ज़ूगलैंड का लीडर उससे कह लगता है कि मैं किसी भी समय ऐसा कर सकता था और उसको ढूंढना काफी आसान था, लेकिन इस बार मुझे नहीं पता क्यों
चाहे मैं अपनी कितनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करूं पर उसे ढूंढ नहीं पा रहा। मैं जब भी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बस धुआं ही धुआं दिखाई देता है और मैं उसका ट्रेसेस को पता ही लगा पा रहा हूँ। तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था यिंगलिंग को यहाँ से जाने के लिए, छोड़ देना वही हमें रास्ता दिखाएगा वहां तक पहुंचने का। और मन में सच तो ये कह रहा होता दूसरी तरफ कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी जगह है जहाँ पर मैं डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि यिंगलिंग ने जो भी कहा था वो सब कुछ सच है और जो ज़ू लिंग है उसने वाकई में अपने हेवनली ये सभी मर्डियंस का इलाज ढूंढ लिया है? ऐसी चीज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता। और भाई इसके बुरे जो इविल नेचर होता है इसके बारे में पता चलता है कि इसका फादर तो कभी इविल निकला एक नंबर का, जो बीमारी को ठीक नहीं करने देना चाहता अपनी डॉटर की। आखिरकार इतने सालों की जो प्लानिंग में बर्बाद नहीं होने दे सकता, तो चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तभी उसका नौकर उससे पूछ लगता है कि अगर हम यंग मिस को ढूंढ लेते तो हमें उसे वापस लेकर आना चाहिए क्या? तभी उससे क्या लगता है हाँ बिल्कुल, अगर ये वहाँ पर वापस नहीं आना चाहती है, जब तक तुम उसको जिंदा लेकर आते हो तो तुम जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं और उससे कह रहे जिंदा, इसका मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टांगें तोड़ दी जाए, जो हाथ तोड़ दिए जाए। तुम कितने ज्यादा क्रूल हो यार। तभी वहाँ पर कोई आता है और उससे लगता है फादर तुम्हें इतने तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तभी जो क्लैन लीडर होता है उससे लगता है कि तुम यहाँ पर आ ही गए। तभी हमें उसके ब्रदर को दिखाया जाता है ज़ू लिंग के, जो कह रहा होता है फादर जैसा कि तुम जानती होगी ज़ू लिंग बस आसपास खेलने में लगी हुई होगी, तो यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है फादर, मैं उसको वापस लेकर आता हूँ जल्दी जल्द। तभी उसका फादर उससे क्या लगता है चलो अच्छी बात है, फ्यूचर में आखिरकार तुम मेरे इस सिंहासन को अपनाओगे और तुम्हें बाहर जाकर प्रैक्टिस भी करनी है, पर एक बात याद रखना कि तुम उस लड़की को जिंदा लेकर आओगे। और कभी इविल स्माइल मारता है। ये बात सुनने के बाद उसका बेटा भी इविल स्माइल मारता है और क्या लगता है जी समझ गया बॉस, आई मीन फादर। अगर क्या होगा अगर वो जो यांग लेन है वो मुझे रोकने की कोशिश करे, आई मीन यिंगलान। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो यिंग क्लैन है उसके बारे में वो फादर उसको बताता है और उससे कह लगता है कि जो अपने मन में से उससे कह लगता है वो ज़ू क्लैन का लीडर की जो यिंग क्लैन है वो बस एंशिएंट टाइम्स में रह गया है, उन्हें कई सौ साल पहले ही तबाह हो जाना चाहिए था। लेकिन इस समय पर जो यिंग क्लैन का आखिरी डिसेंडेंट बचा हुआ है उसे भी अब मरने का समय आ चुका है। ये सब तो बात है उसका फादर मतलब जो ज़ू क्लैन का लीडर होता है वो कह रहा होता है। दूसरी तरफ अचानक से उसे कुछ महसूस होता है ज़ू लिंग को और वो सोचने लगती है कि अंकल लान वापस आ गए। और दूसरी तरफ जो अंकल लान को दिखाया जाता है और जब वो अंकल लान को इस तरीके से देखती है तो उसको थोड़ी शौक हो जाती है और वो देखती है कि अंकल लान के खून लग रहा है चारों तरफ से और वो काफी तक घायल है, चोट लगी हुई है उसको और अंकल लान इस वक्त काफी तक घायल है। इसको देखने के बाद सभी के सभी लोग कभी शौक हो जाते हैं और उसके पेट से लगातार खून निकलने में लगा हुआ है और वो रोते रोते उससे पूछ लगती है अंकल लान क्या हुआ, आपको चोट किसने पहुंचाई है? तभी अंकल लान उससे कह लगती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपको दोनों देख पा रहा हूँ। तभी जो ज़ू लिंग होती है वो उससे कह लगती है कि आखिरकार तुम इतने तक खून में सने हो क्यों यहाँ पर, और उसके पेट से बस खून निकला जा रहा है। ये देखने के बाद बाकी लोग भी शौक होते हैं और उससे पूछने लगती है ज़ू लिंग आखिरकार आपके साथ ऐसा हरकत किसने की? तभी कोई यहाँ पर आता है और उससे पूछने लगता है कितनी ज्यादा सीरियस इंजरी है? ब्रदर लांग आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ठीक करता हूँ, जल्दी से हील कर देता हूँ। और वो जैसे ही हील करता है तो जो घाव होता है वो हील तो हो जाता है लेकिन वह घाव अचानक से फिर से खुल जाता है। ये देखने के बाद कोई भी शौक होता है और उसे भरोसा भी हो रहा था कि ऐसी कौन सी पावर हो गई जो मेरी विटिलिटी को पावर को भी रोक कर रखी हुई है। और जो ज़ू लिंग होती है ये देखने के बाद और भी घबरा जाती है और कोनियोंजी भी कभी तो प्रेशर पे आ जाता है और कह लगता है मेरी पावर काम क्यों नहीं कर रही यहाँ पर। और उससे पूछता है ब्रदर लान आखिरकार आपकी इंजरी के साथ क्या परेशानी है? आपकी इंजरी को देखकर ऐसा लगता है कि आपके अंदर काफी तो कोल्ड पावर है जो कि मेरी सारी जो आपकी विटिलिटी को खाती जा रही है और मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करूँ तो ये अपोजिट इफेक्ट हो रहा है। तभी अंकल लान उससे कह लगते कि ये सब यूजलेस है, जो पावर मेरे अंदर है इस वक्त वे एक यूनिक टेक्निक है ज़ू क्लैन की। जब तक ज़ू क्लैन खुद नहीं एक्शन लेता है तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है मुझे हील कर सके। क्या जैंग चंग की तो बात ही अलग है। क्या आप सभी लोग मुझे यहाँ पर मेरी यंग मिस के साथ अकेला समय कुछ देने के लिए दे सकते हो? कुछ समय के लिए मुझे कुछ ऐसी चीजें जो यंग मिस को बतानी है अकेले में। ये बात सुनने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो ज़ू लिंग होती है उससे कह लगती है अंकल सभी लोग जा चुके हैं, आप बता सकते हो क्या चल रहा है ये सब। और तभी अंकल उससे कह लगते हैं यंग मिस चाहे कुछ भी हो जाए फ्यूचर में ज़ू क्लैन में वापस कभी मत जाना, अब वह आपका घर नहीं रहा। ये बात सुनने के बाद वो बहुत शौक हो जाती है और उससे कह लगती है अंकल आखिरकार आप क्या कहना चाह रहे हैं और आखिरकार मुझे आप ये सब क्यों कह रहे हैं कि मुझे घर वापस नहीं जाना चाहिए? क्या वहाँ पर कुछ हुआ है हमारे घर पर? तभी अंकल उससे कह लगते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब समय आ चुका कि तुम्हें ये बात बता दूं कि तुम्हारी जो मॉम थी और मैं यिंग क्लैन के डिसेंडेंट थे, लेकिन कंपेयर करें ज़ू क्लैन से तो जो यिंग क्लैन था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थिन थी, बहुत ज्यादा कम थी। मैं मानना तो पड़ेगा दम तो है। और ज्यादा समय पर यिंग क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ करती थी और इसी के कारण जो हमारा जो क्लैन था वो डिक्लाइन में चला जाता गया समय के साथ। और जब तुम्हारी मदर की जनरेशन की बारी आई तो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही 100 लोग रह गए थे जिंदा। और तो और यिंग क्लैन की एक स्पेशल ब्लड लाइन है और इस ब्लड लाइन के सहारे उनके अंदर जो
उनकी बॉडी के अंदर जो प्योर यिन पावर होती है ना हेवन एंड अर्थ के द्वारा, वो उनकी बॉडी के अंदर कंडेंस की जा सकती है। जितनी ज्यादा इनकी बॉडी के अंदर प्योर यिन पावर होगी और कंडेंस होगी, जब उतने ही पावरफुल उनकी कल्टीवेशन होती जाएगी। खासकर उस समय पर जब वह कल्टीवेशन करने बैठते हैं तो उन्हें सिर्फ आधी मेहनत कर डबल रिजल्ट मिलता है। और एंशियंट टाइम से ही जो तुम्हारी मदर का जो ब्लड लाइन थी वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा एक्सेप्शनली गिफ्टेड थी। और उस समय पर तुम्हारी मदर की जनरेशन में काफी ऐसे जीनियस लोग थे जो कि तुम्हारी मदर को डिजायर करते थे और उसको एडमायर करते थे, और मैं भी उनमें से एक था। और उस समय पर तुम्हारे जो फादर थे वो काफी ज्यादा टैक्टफुल और काफी ज्यादा डिस्गस्ट थे, और तुम्हारी मदर को लेकर काफी ज्यादा अटेंटिव थे। और तो और साथ ही में वह यंग मास्टर थे ज़ू क्लैन के, और उसका जो स्टेटस था वो काफी ज्यादा हॉनरेबल और डिस्टिंग्विश्ड था, और जो ऑर्डिनरी जीनियस थे वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। और उसने तुम्हारी मदर को ये वादा भी किया था कि अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो फ्यूचर में तो वह अपनी ज़ू क्लैन की पावर का इस्तेमाल कर जिंग क्लैन को वापस से खड़ा करेगा। तो आखिरकार तुम्हारी जो मदर थी वो उसके साथ शादी करने के लिए मान गई। और उस समय पर मैंने तुम्हारी मदर को परस्यू करना, मतलब उनका बारे में जो ख्याल आ रहे थे ना इलू वाले, वो सब कुछ त्याग दिए और मैंने भी ज़ू क्लैन को ज्वाइन कर लिया उसके साथ। लेकिन कुछ समय तो सब कुछ तो अच्छी डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारी मदर थी वो अचानक से मारी गई। पता नहीं क्यों, कैसे, कब, कहा, पर तुम्हारी मदर मारी गई। ये बात मेरे लिए वाकई बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, और इस बात को लेकर मैं काफी गुस्सा हो गया उस समय पर। और उस समय पर मैंने तुम्हारे फादर से पूछा कि क्या चल रहा है ये सब, और जैसे ही तुम्हारी मदर मारी गई तुम्हारे जो फादर का जो बिहेवियर था पूरी तरीके से बदल चुका था, और वो तुम्हारे लेकर मुझे लेकर काफी कोल्ड बन गया अचानक से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कितना ज्यादा पूछूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कितना ज्यादा पूछूं, लेकिन मैं हमेशा साइलेंट बना रहा। और तो और इसकी आंखों में मैंने कुछ क्लिंग इंटेंट भी देखा जो कि देखने में काफी भयानक था। और उस समय पर इसको देखने के बाद मैं काफी डर चुका था, और मुझे ये पता लगाना था कि आखिरकार तुम्हारी मॉम के साथ हुआ क्या। इसलिए मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा ख्याल रखा, और साथ ही सीक्रेटली इस बात का इन्वेस्टिगेट किया कि तुम्हारी मदर की मौत कैसे हुई। ये बात सुनने के बाद ज़ू लिंग रोना चालू कर देती थी और कहने लगती मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये सब चलने में लगा हुआ है। और उससे पूछती है अंकल नान उसके बाद क्या हुआ। तभी बताना चालू करता है कि जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई वैसे उस समय में मैंने तुम्हारी मदर के जो मरने का जो कारण था उस पर गिव अप कर दिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन आखिरकार मुझे एक ऐसी चीज पता चली जिसको लेकर मेरी आंखें फटी रह गई। और इस समय पर जब मैं वापस गया तुम्हारे बारे में न्यूज देने के लिए, तभी मैं दिखाया था कि किस तरीके से उसको चोट लगी थी और किस तरीके से अंकल नान की बैंड बज गई थी। यहाँ पर जो उसके ज़ू क्लैन का लीडर होता है यानी कि ज़ू लिंग का फादर, वो उससे गुस्सा होते कह लगता है तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम कह रहे हो कि ज़ू लिंग ने अपना इलाज ढूंढ लिया बीमारी का। मैं इस मैटर को कितने सालों से प्लानिंग करने में लगा हुआ था, और तुम यहाँ पर वापस आकर मुझसे कह रहे हो कि इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया। तुम कभी पगला गए हो। और ये बात जब मैंने उसकी आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा देखा और इतना ज्यादा डेवलपन देखा तो मैं कभी गुस्से से भड़क पा रहा। उससे वही लगता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई। और तभी हमें दिखाया जाता है ज़ू क्लैन का लीडर होता है वो उससे लगता है कि तुमने आखिरकार ये क्या कर दिया। तुम्हें पता भी है कि जो हेवनली इमरजेंसी है वे मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेवनली उसकी मदद से मैं हायर रियलिटी में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और मैंने स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया था इस इमरजेंसी को क्रिएट करने के लिए, और वो भी इसकी मदर के ब्लड लाइन के कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल कर खासकर, और इसकी बॉडी के अंदर जानबूझकर मैंने ये चीज डाली थी ताकि मैं इस तरह की बॉडी को क्रिएट कर सकूं। तुम्हें पता भी है कि ये क्रिएट करने में मुझे कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, और अब तुम आकर मुझे बता रहे हो कि जो ज़ू लिंग है उसका इलाज होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं होगा जिस पावर को मैं इतने समय से बचाकर रखा हुआ था इसके अंदर हेवनली इमरजेंसी के अंदर जो पावर है वो जल्दी गायब हो जाएगी। यह एक ऐसा मास्टरपीस है जैसे मैं कई सालों से बनाते हुए आ रहा हूँ। यह बात सुनने के बाद अंकल नान को विश्वास नहीं हो रहा होता, और उसे अब समझ में आ रहा, तो अब समझ में आया कि आखिरकार ये सब क्या है। और उसे बताता है कि तुम्हारे फादर के कारण तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी। यहाँ सब इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो हेवनली इमरजेंसी है वह भी इसलिए रखी गई तुम्हारी बॉडी के अंदर ताकि वह तुम्हें नरेश कर वह हायर रियलिटी पर ब्रेक थ्रू कर सके। जब ये बात ज़ू लिंग को पता चलती है तो वो कभी शौक से भर जाती है और रोना चालू कर देती है, और वो कभी शौक हो जाती है और कह लगती है अंकल नान ये सभी की सभी गलती मेरे फादर की है। और तो और अंकल नान आपके बॉडी पर जो घाव है वो मेरे फादर के द्वारा बनाए गए हैं। ये बात जब अंकल नान उसे आइडेंटिफाई कर देते और उससे कह लगते हैं। और तो और इतना ही नहीं है, उन्होंने मुझे मार दिया होता उस समय पर, लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि आखिरकार ऐसा क्यों चल रहा है, लेकिन एक बात बाद में याद आई मुझे। जैसा कि आप जानते हो कि जो हेवनली इमरजेंसी है वो तुम्हारे फादर के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें नरेश करने के लिए, तो उसकी बॉडी के अंदर ताकि वह हायर रियलिटी पर रीच कर सके, पहुंच सके। तो उसने कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर ढूंढा होगा कि जिससे तुम्हें वो किसी भी हालत में ढूंढ ले। लेकिन तुम इस वक्त सीनियर जंग की टेरिटरी में इलाके में से भले ही तुम्हारे फादर की जो मेथड्स है वो तुम पर काम नहीं कर रही है, तो शायद उसके लिए ये काम डिफिकल्ट होगा। और शायद इस वक्त मैं इसलिए जिंदा हूँ ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। और अगर देखा जाए तो मैं वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं इस बात से डरता था कहीं तुम्हारे फादर तुम्हें ढूंढ ना ले। लेकिन जब मैंने दूसरी तरफ से सोचा तो मुझे याद आया कि जहाँ पर सीनियर जंग तुम्हारे साथ है तुम्हें आखिरकार किस बात से डरने की। भाई सीनियर क्या कह रहे हैं, कहते कोई डर जाएगा रे। और मुझे इस बात का भी डर था अगर मैं आपको यहाँ पर वापस आकर ये सब नहीं बताता तो आप ज़ू क्लैन में वापस चली जाती। और मैं पूछ लगता है वैसे एक बात बताइए यंग मिस,
कि आपके बॉडी के अंदर जो हेवनली जिंक 7 मर्जेंस है उसके बारे में क्या हुआ। तभी वो खुश होते हुए स्माइल मारती है और उससे स्माइल मारते हुए कहने लगती है कि मैं सीनियर जैंग की मदद से ही मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई है और अब मैं अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर भी सकती हूँ और मेरी जो पावर है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है। और तुम्हें ये बात पता है कि जो सीनियर क्वीन जुनजी उन्होंने मुझसे वादा किया है सिखाने का, और जो हमारी सीनियर सिस्टर है, आई मीन मेरी जो सिस्टर जुल्लान है, वो भी अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करती है। खैर उसका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए समझना काफी डिफिकल्ट है, तो आप मुझ पर हंसीएगा नहीं, लेकिन जब मैंने पहली बार स्पिरिचुअल पावर को महसूस किया था तो उस समय पर मुझे बिल्कुल आंसू निकल पड़े थे और मैं बहुत ज्यादा तेज से रोई थी। और जैसा कि उन्होंने सीनियर ने मुझसे कहा था कि हेवनली जिन 7 मर्जेंस मेरी पावर बन जाएंगी, और वैसा ही हो गया। और जो कोई सीनियर उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा जो कल्टीवेशन पाथ है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद अंकल लान कहने लगते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, ये वाकई बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और वहीं पर बेहोश को गिरना चालू हो जाते हैं। ये बात देखने के बाद जूली भी कभी शौक हो जाती है और चिल्लाते हुए लगती है अंकल लान। दूसरी तरफ जो जियांग होता है वो शॉप मतलब खोलकर बैठा हुआ था टाउन में, और अचानक से उसे कुछ महसूस होने में लगा हुआ होता है और कुछ तो अजीब सा मतलब अंदर से कुछ बुरा सा महसूस होता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट। बस सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक करवा दीजिए फटाफट से। बाय बाय।